गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनामिका जी। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। गाजियाबाद से हैं। ओके ओके ओके, क्या होगा? आप एक कोड बताइए अपना। 222 मैम। 222 है, C222। ओके। जी। सबसे पहले अपने नाम का मतलब बताइए। मगर हिंदी की बात की जाए तो अनामिका का मतलब होता है कि जिसका कोई नाम ना हो, और संस्कृत वर्जन में अनामिका का मतलब होता है रिंग फिंगर, जिसमें कि अंगूठी पहनाई जाती है। देखिए, आप अपना नाम यूज किए बिना, कहाँ के हैं ये बताए बिना अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे हम समझ सके कि आपने क्या क्या किया हुआ है। I have completed my graduation Bachelor of Art from LRPG College Saibabad. After that, I have completed my Bachelor of Law in 2017 from Mahanand Mission Harijan College, Ghaziabad. And after that, in 2019, I have completed my Master in Law from Meerut College, Meerut. ठीक है, अब आपके इंट्रोडक्शन का ब्रीफ में मैं आपको रिव्यू कर देती हूँ। आपने LRPG कॉलेज बोला, आपको पूरा नाम बोलना है, आपने उसका ईयर नहीं बोला था। लाजपत राय। हाँ यस मैम। हाँ, और LLB जब आपने बोला है तो उसके बाद आप थोड़ा सा अटक रहे हैं, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। LLM आपने बिल्कुल सही बोला है। अब मैं आपसे ओके मैम। पूछना चाहूंगी, LLB की फुल फॉर्म बताइए मुझे। बैचलर ऑफ लॉ। लॉ या लॉज? बैचलर ऑफ लॉ मैम। क्या लॉ या लॉज? लॉ मैम। लॉ। आर यू श्योर? यस मैम। ठीक है, इसकी कोई एक लैटिन फुल फॉर्म भी है? यस मैम। आप उसके बारे में जानते हैं? यस मैम, लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लिगम याद आ रहा है, लेकिन आगे का रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसके बारे में एक बार देखिएगा कि ये बैचलर ऑफ लॉ होता है या बैचलर ऑफ लॉज होता है, ठीक है, क्योंकि डबल एल डॉट लगता है। अदर जगह एल मतलब जो दूसरी होती है एक लेटर के बाद में डॉट लगता है, तो इसको आपको देखना है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये चीज बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको किक देती है, बूस्ट देती है, मॉरल भी साइकोलॉजिकल भी, कि मुझे जज बनना है। ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको प्रेरणा देती है? मेरी मम्मी। अच्छा, मम्मी आपकी प्रेरणा देती है, वेरी गुड। क्या आपकी माता जी भी इसी फील्ड से हैं, लॉ से, जुडिशरी से? नहीं मैम, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। जी। माफी से, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, आपने कॉन्फिडेंटली उत्तर दिया नामिका जी। चलिए, तो आप मुझे जरा ये बताएं, बिहार के बारे में हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, जो कि होंगे लॉ फील्ड से। ओके। ओके मैम। तो सबसे पहले आप हमें बताएं, बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के अनुसार 2011 के जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या घनत्व के अनुसार बिहार कौन से नंबर पे आता है? मैम फर्स्ट नंबर पे आता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? दूसरे और तीसरे स्थान पर मैम आई थिंक महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, नॉट श्योर। चलिए, बिहार के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार से एक टुकड़ा अलग हो गया, जो एक नया राज्य बना। तो उसके बारे में आप बताएं, कौन सा है वो नया राज्य जो बिहार से बिलोंग करता है? जी मैम वो राज्य जी मैम वो राज्य झारखंड है। झारखंड है। कब अलग हुआ? मैम याद नहीं है, सॉरी। अच्छा, झारखंड के अलावा कोई और ऐसा है जो पहले भी अलग हो चुका है बिहार से? मैम उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था 1912 में। 1912 या 1936? आप मुझे ये बताएं, बिहार के CM कौन है? माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। ये इससे पहले भी CM रह चुके हैं बिहार के? जी मैम। कितनी बार रह चुके हैं? मैम ये तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरी बार अगर हम गणना करें तो ये हो गए इनको 15 साल, राइट? जी मैम, लेकिन इसके बीच में भी एक मुख्यमंत्री बने हैं, आई थिंक 2015 में। उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। आप बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन है इंडिया से, जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहे हों? आई थिंक मैम ममता बनर्जी, आई एम नॉट श्योर। आप श्योर नहीं है? जी। चलिए, बिहार में जो हाई कोर्ट है, कितनी हाई कोर्ट है बिहार में?
बिहार में मैम एक हाई कोर्ट है पटना में। पटना में प्रिंसिपल सीट है, राइट? जी मैम। उसकी चीफ जस्टिस अभी कौन है? संजय करोल मैम। संजय करोल है। अच्छा, राज्यपाल कौन है वहां के अभी? माननीय फागू चौहान जी। फागू चौहान जी हैं, ठीक है। बिहार की जो भाषा है, राजभाषा, वो कौन सी है? बिहार की राजभाषा मैम हिंदी है। और दूसरी? हिंदी के अलावा मैम यहाँ पर मैथिली भी बोली जाती है। राजभाषा मैथिली जो और भोजपुरी। नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक। कोसी नदी। और ऐसी कौन सी नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप बिहार से कोई भी 3 ऐसी फेमस पर्सनालिटी बता सकते हो जो बहुत फेमस है, जो अभी जिंदा हो, जीवित? जी मैम। मनोज सिन्हा, हम्म जो भारतीय जनता पार्टी में है अभी। हम्म और फागू चौहान जी। हम्म सॉरी मैम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, हम्म जो कि भी भारत के राष्ट्रपति हैं। हम्म, और फागू चौहान। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी 3 फेमस पर्सनालिटी बिहार से जो अभी जीवित नहीं है, जिनका निधन हो गया? जी मैम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम्म सॉरी मैम, बाकी नेम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली अभी। अच्छा अच्छा। गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, ये कहाँ से थे, बिहार से? जी मैम, गौतम बुद्ध। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पुष्प? गेंदे का फूल मैम। गेंदे का? अच्छा। जी मैम। मधुबनी की पेंटिंग होती है, मधुबनी, जी मैम। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। कहाँ की है शैली, कैसी होती है, क्या होता है, चित्रकला है, क्या है? मैम, बिहार की मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है, जिसे कि जीआई टैग भी मिला है। और इसकी जो कलाकारी है वो साड़ियों के ऊपर की जाती है। अच्छा, तो आपने बोला जीआई टैग, क्या होता है ये जीआई टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैम, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र की कोई वस्तु जो फेमस होती है उसकी ओर संकेत करता है। और उसके लिए उसे टैग दिया जाता है 2 साल के लिए। अच्छा, तो बिहार में इस मधुबनी पेंटिंग के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? कोई भी 1 या 2 के नाम आप बता सकते हैं? जी मैम, बिहार में लीची को भी जीआई टैग मिला है। और? बिहार की लीची ही याद है मैम, और एक आम भी है बिहार का, और उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उससे भी जीआई टैग मिला है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम आपसे लॉ की ओर चलते हैं। लॉ में आप बताइए हमें कि आपने बिहार मेंस में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे? जी मैम, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद हम्म में फैमिली लॉ, हिंदू मुस्लिम लॉ एंड हम्म कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। ओके, तो जो आपने फैमिली फिर हिंदू मुस्लिम बोला, तो एक ही बोलिए, फैमिली लॉ, ठीक है? उसी में हिंदू मुस्लिम दोनों आ गए, ओके? ओके। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, तो इनमें से आपने कौन सा अच्छे से तैयार किया हुआ है, कौन सा आपका फेवरेट है, हम उसमें से क्वेश्चन पूछें? मैम, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ आपका फेवरेट है, चलिए हम पूछते हैं। फैमिली में हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, हु इज हिंदू? हिंदू कौन है? मैम, अगर नेगेटिव परिभाषा दी जाए हिंदू की, तो जो लोग मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी और यहूदी नहीं है, वो सभी हिंदू हैं। और अगर पॉजिटिव वे में कहा जाए, तो आर्य समाज, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के को मानने वाले उनके अनुयायी, उन्हें हिंदू माना जाता है। और उनके बच्चे, अ, जिनके माता पिता दोनों जन्म से हिंदू हैं, उनके बच्चे हिंदू होंगे। और अगर माता पिता में से एक हिंदू है और उसका पालन पोषण जो हुआ है वो हिंदू की भांति हुआ है, तो वो भी हिंदू होगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हिंदू लॉ के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ जो मैरिज है, मैरिज जो खत्म होती है, एंड होती है, उसके क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से हो सकती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेयर एक्ट के प्रोविजंस नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ अपने दिमाग से बताइए किस तरह से मैरिज खत्म हो सकती है? मैम, अगर बेसिक तरीके से बताई जाए तो इसमें 3 थ्योरी एप्लीकेबल होती हैं। फर्स्टली, थ्योरी ऑफ गिल्ट, जहां पर पति हो या पत्नी एक दूसरे को दोष लगाते हैं कि उनमें कुछ कमियां हैं। ओके। और उसके बाद में सेकंड थ्योरी को बोलेंगे हम ब्रेक डाउन थ्योरी, कि वो उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है या फिर अपने दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं कर पाया। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ब्रेक डाउन थ्योरी, उसमें उनका तलाक हो सकता है। और लास्ट है कि म्यूचुअल कंसेंट वाली, जिसमें दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। ये तो आपने थ्योरीज बता दी तलाक की। मेरा क्वेश्चन ये था
कि एक जो शादी हो गई है अब वो एंड कैसे हो सकती है, उसके क्या तरीके हैं? या तो तलाक से एंड हो सकती है या पति पत्नी में से किसी की एक या मृत्यु हो फिर जाए, मैम मृत्यु से। है ना, जी जी मृत्यु। मैम। जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जी मैम। आपसे, तलाक के कितने तरीके हैं? डाइवोर्स के कितने तरीके हैं हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट में मैम सेक्शन, अगर सेक्शन की बात की जाए, क्या मैम आप सेक्शन पूछना चाहती हैं प्लीज? टाइप्स पूछ रही हूँ, कितने क्लियर कर दूं? दो तरह मैम का टाइप्स। मतलब तलाक की वो नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं तलाक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नॉर्मल डाइवोर्स और एक होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। जी मैम। जी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो नॉर्मल डाइवोर्स है बिना म्यूचुअल कंसेंट का, तो उसके क्या-क्या ग्राउंड हो सकते हैं? जी मैम, सेक्शन 13(1) में जो क्लॉज दिए गए हैं उसमें पति और पत्नी को दोनों को अधिकार दिया गया है, और 13(2) में केवल पत्नियों को अधिकार दिया गया है, जो 1976 से जोड़ा गया है। 19(1) की बात करें, सॉरी 13(1) की बात करें अगर मैम, तो वहां हुँ, पर एडल्ट्री, क्रुएल्टी और हुँ, डिजर्शन, हुँ, उसके बाद में धर्म परिवर्तन कर लेता है। हुँ, अगर पति या पत्नी में से कोई एक धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो हुँ, ऐसे किसी यौन रोग से पीड़ित है जो कि ठीक नहीं हो सकता है। हुँ। ये सभी इस आधार हैं लेप्रोसी वाला मैम, शादी प्रोविज़न की। था लेप्रोसी वाला प्रोविज़न था, वो अब नहीं है। आप उसके अमेंडमेंट के बारे जी में बता मैम, सकते हैं? कब हुआ है वो अमेंडमेंट? 2019 में मैम ये लेप्रोसी निरसित कर दिया गया है, 2019 में। 2019 में निश्चित कर दिया गया है, ओके। अब जी आप मुझे मैम। बताते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? कैसे ले सकते हैं वो दोनों? क्या किसी की भी मर्ज़ी करे कि दोनों की नहीं पट रही है तो हम तलाक ले सकते हैं या इसके कुछ आधार भी हो सकते हैं? रिपीट कर देंगे मैम प्लीज? डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है, उसकी एसेंशियल जी। कंडीशन क्या होंगी? एसेंशियल कंडीशन की मैम, अगर पति या पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, हुँ, और हुँ, दोनों का मानना है कि हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं, हुँ, तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और हुँ, पिटीशन फाइल करने के बाद में कोर्ट ये देखेगा कि क्या वाकई में कोई रीजनेबल ऐसे ग्राउंड है कि ये लोग साथ नहीं रह सकते हैं, और वो इसका कोशिश भी की जाती है कोर्ट की तरफ से कि उन दोनों को साथ रखा जाए। लेकिन इसके बाद में भी अगर उन्हें लगता है कि ऐसे आधार हैं कि ये साथ नहीं रह पाएंगे, तो उन्हें डाइवोर्स दे दिया जाता है। ठीक उसके है। लिए मैम टाइम पीरियड है। जी आप मुझे ये बताएँ कि जो अ, ऐज है हिंदू विवाह के लिए जो वैलिड ऐज है, वो क्या है? मैम, लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की एज 21 ईयर। और मुस्लिम मैरिज की अगर हम बात करें तो उनके लिए ऐज क्या बताई गई है? मैम, एज ऑफ पुबर्टी जो 15 साल मानी जाती है वैसे। 15 साल मानी जाती है, ठीक है। आप डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस बता सकते हैं मुस्लिम लॉ में डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस क्या है और कहाँ पर लगता है? डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस में यथा सामीप्य का सिद्धांत बोलते हैं। अगर यस। किसी मुस्लिम ने कोई वक्फ किया है, मतलब वक्फ की किसी वस्तु का, किसी अपनी संपत्ति का वक्फ किया है, वक्फ में दान की है, और उसने कोई हुँ, पर्पस बताया कि मैं ये धार्मिक पर्पस के लिए मैं वक्फ किया जाता है, हुँ, और हुँ, वो कोई पर्पस बताता है, अगर वो पर्पस कंप्लीटली वही उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो वो हुँ, साथ में उसके नजदीक का जो कोई कर्तव्य है उसका पालन कर देगा। जैसे कि गरीबों को, किसी स्पेसिफिक बंदे को उसने बताया कि इस गरीब को मैं पैसा दान करना चाहता हूँ, हुँ, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता है, तो बाकी जो गरीबों के लिए कर देगा। तो इसे ही हुँ। यथा सामीप्य का सिद्धांत बोलते हैं, नजदीकता से जो भी कार्य पूर्ण कर दिया जाए वक्त से रिलेटेड। अच्छा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी नाम लिया कि आपने लिया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आप हमें बताएँ जी मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में 97th जो अमेंडमेंट था, आप जानते हैं उसके बारे में 97th अमेंडमेंट एक चीज़ होती है। जी मैम। क्या है 97th अमेंडमेंट? मैम, सहकारितावाद से संबंधित है ये, सहकारी समितियों को जोड़ने से संबंधित। तो अभी एक कोई रिसेंट केस आया है, आप जानते हैं उसके बारे में जिसमें ये 97th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है? यस मैम, लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ इसके बारे में। जी, जी, कोई बात नहीं। आप हमें ये बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं अभी तक टोटल? 105 संशोधन हो चुके हैं मैम कंप्लीट। 105 हो चुके हैं, ठीक है। जी। 105वां अमेंडमेंट बता सकते हैं आप हमें क्या है? जी मैम, इसमें राज्य को मैम 102वां संशोधन हुआ था, जिसमें पिछड़े वर्ग को एक राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया था, नेशनल। तो अभी जो संशोधन हुआ है 105वां, तो इस संशोधन में क्या किया गया है कि राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो किन्हीं जाति को पिछड़े वर्ग में घोषित कर सकता है। जबकि 102वें संशोधन में था कि राष्ट्रपति ही किसी को पिछड़े वर्ग में घोषित कर सकता था। तो अभी अमेंड करके ये जो शक्ति है, जो पावर है, ये महाराष्ट्र में केस आया था मराठा से रिलेटेड, तो उसे अमेंड कर दिया गया है, और अब ये शक्ति राज्य को दे दी गई है कि ओके। उन्हें किसे बैकवर्ड क्लास में रखना है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा चलिए आप ये बताएँ कि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा, आप जज बनेंगे, सेलेक्ट हो जाएँगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? हम कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कहाँ है कि एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी होगी और उसमें जजेस का अपॉइंटमेंट होगा?
मैम आर्टिकल कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक आर्टिकल 235 के आसपास है। आप इसे चेक करके अच्छे से आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके मैम। चलिए आप मुझे बताइए, आप जब आप जज बनेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहां से लेकर के ऐसी कौन सी बीच में आएंगी पोस्ट जहां से होते हुए आप टॉप मोस्ट तक पहुंच सकते हैं, और वो टॉप क्या है? आपको हायरार्की बतानी है, आप कहाँ कहाँ तक जाएंगे। जी मैम। बताइए। मैम अभी जब अपॉइंट होने के बाद में हम सिविल जज जूनियर डिवीजन फर्स्ट क्लास बनेंगे। इसके बाद में जो हमें पोस्ट मिलेगी वो एडीजे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। मैम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसको देख लेना है ना, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ओके, जुडिशरी में, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ओके तैयार कर मैम। लीजिए, ओके। हायरार्की जरूर अच्छे से आनी ठीक। चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम ओके मैम। आपसे जानना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिट के बारे में, है ना, रिट्स होती हैं, ठीक है। जी मैम। तो आप हमें पहले रिट्स के नाम बताइए। मैम कैन आई रिपीट सीजीएम के बाद में जुडिशल, अगर मैं उसकी बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट की। हायरार्की JM1, CJM, जी मैम। एडी, जी मैम। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। एडिशनल। जी जी मैम बिल्कुल। चलिए बताइए, आप बताइए, आप रिट्स कितनी होती हैं? मैम रेट 5 तरह की होती है। नाम बताइए। हैबिस कॉर्पस, जिसे बंदी हम्म प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। हम्म। और हिंदी में बता सकती हूँ, कैन आई? मैम हिंदी में बता सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जिस भी भाषा में आपको सहजता महसूस हो, आप सरल महसूस करें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम। बंदी हम्म प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, हम्म, उत्प्रेषण और हम्म, प्रतिषेध। जी। तो जो आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण की बताई थी, ये कहाँ लग सकती है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहाँ कहाँ लग सकती है? मैम रिट पांचों प्रकार की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगानी है तो हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना पड़ता है? आर्टिकल 32 मैम। और आर्टिकल 32 में क्या हम कोई सी भी रिट लगा सकते हैं, या कुछ इसकी लिमिट है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही हम सुप्रीम कोर्ट में 32 का यूज करेंगे? जी मैम, ये केवल संवैधानिक केवल मूल अधिकारों से रिलेटेड होती है, वैधानिक अधिकारों से नहीं। अगर वैधानिक बिल्कुल अधिकारों से रिलेटेड कोई रिट है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताएं, ये जो हैबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोई छोटी जगह आप रहते हैं, तहसील वगैरह में, और इतनी नॉलेज नहीं है हाई कोर्ट जाने की, तो आप क्या और कर सकते हैं, और क्या रेमेडी हो सकती है इसके लिए? किसी ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है, लीगली डिटेन कर दिया है, मान लीजिए किसी फादर ने एक बेटी को कमरे में बंद कर दिया है और वो बाहर निकलने नहीं दे रहे, इलीगल डिटेंशन है, मार पीट के उसको बंद कर दिया है कि बाहर नहीं जाना है तुमको, मोबाइल छीन लिया है। तो ऐसे में आप उसकी फ्रेंड है, आप क्या कर सकती है? आप हैबियस कॉर्पस लगाने कहाँ जाएंगे? मैम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सीजन नहीं पता है आपको, तो आप क्या करेंगे? मैम सीआरपीसी में सेक्शन 97 में ये प्रोविजन दिया गया है, उसमें हम्म, मैं एप्लीकेशन लगा सकती हूँ। किसके पास लगानी है वो एप्लीकेशन? मैम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है ये, बट आई थिंक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास में शायद। अच्छा 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 आई एम अच्छा। नॉट श्योर। इस प्रोविजन को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी वो ओके मैम। प्रोविजन है, घुमा घुमा के मैं वही पूछ रही हूँ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, जो आप बनेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। आपको अपने वो कार्यस्थल पे काम आने वाले प्रोविजन सभी का ध्यान रखना है, ओके अनामिका जी? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे पूछ लेते हैं, टेंडर ऑफ पार्डन क्या होता है? टेंडर क्षमादान ऑफ, की बात करता है मैम। बताइए किसको देता है समाधान, और कब और क्यों, मैम और जिन्हें कौन? मृत्युदंड मैम राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ये अधिकार है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए। सॉरी मैम, राज्यपाल को मृत्यु का क्षमादान की बात नहीं करता है, राष्ट्रपति को केवल ये अधिकार है। टेंडर ऑफ पार्डन अनामिका आरपीसी में? सीआरपीसी में मैम राज्य सरकार को है, और सेक्शन? सेक्शन मैम सेक्शन मैम याद नहीं आ रहा, सॉरी। ओके ओके ओके। मैं हिंट देने की कोशिश करती हूँ, 306, 307, 308, कुछ याद आया? 306 में मैम से अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का नाम सुना है आपने? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जी मैम। 389 सीआरपीसी। जी मैम। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या होता है? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सवाल नहीं कर पाए, ओके। आप हमें बताएं, जेल, जेल कहाँ परिभाषित है? जेल, क्या मैम? जेल, जेल। जेल?
हम समझ नहीं पा रही हूँ, सॉरी। जेल एक जगह होगी, उसे जेल कहा जाएगा, ऐसी कोई परिभाषा दे रखी है? कहाँ है जेल, परिभाषा? जेल, ओके मैम, जेल। नहीं मैम, जेल को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए आप मुझे एक चीज बताएं कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ट्रायल कर सकती है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ट्रायल जी मैम। हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है? हाई कोर्ट ट्रायल नहीं मैम, हाई कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ओके। अच्छा चलिए आप मुझे एक चीज बताएं कि जो समरी ट्रायल होती है, समरी ट्रायल, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कौन सी ट्रायल का प्रोसीजर सेम अपनाया जाता है? किस तरह के बयान मैम लिए समन जाएंगे? ट्रायल वाले। समन ट्रायल का अपनाया जाता है, ओके गुड। और जी सेशन में, जी मैम। सेशन ट्रायल में कौन सी ट्रायल का प्रोसीजर अपनाया जाता है? सेशन ट्रायल वाला मैम, उसका अलग प्रोसीजर है, सेक्शन 225 से 237 तक। अच्छा अच्छा, आप मुझे सिर्फ एक चीज ये बताएं कि एग्जामिनेशन जो होता है एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन जो हाईकोर्ट करती है, उसके संबंध में प्रावधान अगर किसी को बनाने हो, या कैसे लेगी वो एक्यूज्ड के बयान कैसे लेगा हाईकोर्ट, तो इससे संबंधी नियम आपको कहाँ मिलेंगे या इसकी प्रक्रिया कहाँ मिलेगी? मैम सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी। 273 सीआरपीसी में, अच्छा अच्छा। सीआरपीसी के अलावा हम आपसे क्या कैन मैम आप प्लीज रिपोर्ट कर, मैम रिपीट कर देंगे प्लीज एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन हाई कोर्ट, पहले तो आपने कहा कि ट्रायल ही नहीं होती है, जब ट्रायल नहीं होगी तो एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन फिर कैसे होगा? जी मैम, जी मैम। ट्रायल होती है हाई कोर्ट में, उसका प्रोसीजर है 474 के अंदर, सेक्शन 474 में बता रखा है, सेम वही प्रक्रिया यस होगी, यस मैम, यस। ट्रायल की होगी, ठीक है। कहाँ पर होती है? सेशन ट्रायल की प्रक्रिया सेम अपनाई जाएगी, सेक्शन है 474। ओके मैम, ओके। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि इंजंक्शन का प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ दिया हुआ है? इंजंक्शन, ऑल दो इंजंक्शन जो है सब्जेक्ट मैटर जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि जी सिविल का है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट भी क्या इशू कर सकती है इंजंक्शन, व्यादेश? जी जी मैम। कौन सा सेक्शन है ऐसा? सेक्शन 149 या 139 मैम। 139, आप श्योर? 139 मैम। नहीं मैं पूछ रही हूँ, आपने जो दो सेक्शन बोले मैं वो रिपीट कर रही हूँ। सेक्शन 139 मैम। 139 में है, कंफर्म है या जी, टेस्ट कर रहे हैं आप? सेक्शन 139 मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं।